पुराने वक्तों की बात है जब मुगलों की हुकूमत का चिराग बुझ चुका था। दिल्ली जो कभी सल्तनते इस्लामिया का दिल था, अब सुनसान गलियों, शिकस्ता दीवारों और गुलामाना खामोशी का नमूना बन चुका था। अंग्रेज अपने झंडे तले पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा चुके थे। उन्होंने मुसलमानों के मदरसे बंद कर दिए, उल्मा को फांसी पर लटका दिया और हर उस शख्स को गुमनाम कर दिया जो उनकी गुलामी कबूल करने से इनकार करता था। मगर हिंदुस्तान की एक छोटी सी बस्ती धौलगढ़ ऐसी थी जो अभी अंग्रेजों के मुकम्मल शिकंजे में नहीं आई थी। यहाँ मुसलमान, राजपूत, सिख और कुछ आजाद ख्याल हिंदू भाईचारे के साथ रहते थे। मगर इस शहर का असल फख्र था एक शख्स जिसे सब फकीर बहादुर के नाम से जानते थे। कोई उसका असल नाम नहीं जानता था, न यह मालूम था कि वो कहाँ से आया। लंबा कद, सफेद उर्मा, काली दाढ़ी और हाथ में हमेशा एक पुरानी तलवार। वो दिन में मस्जिद में कुरान पढ़ाता और रात को पहाड़ों में जाकर कुछ राजदारों से मुलाकात करता। धौलगढ़ के लोग जानते थे कि वो सिर्फ एक फकीर नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी तहरीक की बुनियाद रखने वाला मर्दे मोमिन है। उसके साथ कुछ नौजवान थे जिनमें एक सबसे ज्यादा मुमताज था। उसका नाम यासिर खान था। 17 साल का ये नौजवान घुड़सवारी, शमशीरजनी, तीरंदाजी और अरबी व फारसी में महारत रखता था। उसका बाप नवाब जाफर खान कभी मुगल सल्तनत का गवर्नर रहा था, मगर अब उसका महल अंग्रेजों की चौकी बन चुका था और वो खुद कैद में पड़ा था। यासिर खान दिन रात फकीर बहादुर के साथ तरबियत हासिल करता, कुरान की तिलावत करता और अंग्रेजों से लड़ने का ख्वाब देखता। अंग्रेजों को भी खबर हो गई थी कि धौलगढ़ में एक तहरीक पनप रही है। उन्होंने कैप्टन एडवर्ड को इस इलाके का इंचार्ज बनाया, जो एक चालाक, जालिम और तजुर्बेकार अफसर था। वो किसी भी बगावत को उभरने से पहले कुचल देना जानता था। एक दिन कैप्टन एडवर्ड ने अपने एक वफादार हिंदुस्तानी कारिंदे रामनाथ को बुलाया और कहा, इस फकीर को तलाश करो और अगर वो तुम्हें जिंदा न मिले तो उसके शागिर्दों को खत्म कर दो। हमें ये जमीन चाहिए बगैर किसी मज़ाहमत के। रामनाथ ने शहर के अंदरूनी लोगों को खरीदना शुरू किया। कुछ लालची थे, कुछ बुज़दिल, कुछ ने फकीर बहादुर के खिलाफ झूठी रिपोर्टें बनाना शुरू की। लेकिन फकीर को सब खबर थी। उसने कहा, जो कौम अपनी गैरत के सौदे करती है उसे दुनिया गुलामी के तौक पहनाती है, मगर जो कौम अपने दीन, अपने शरीयत और अपनी सरजमीन के लिए लड़ती है, अल्लाह उसकी मदद करता है, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो। रात के वक्त मस्जिद के सहन में खामोशी थी, मगर जमीन के नीचे एक राज छुपा था। फकीर बहादुर ने मस्जिद के नीचे एक खुफिया सुरंग बनवा रखी थी, जहां नौजवानों को जंगी तरबियत दी जाती थी। वहां हर शब कुरान की आयात की गूंज सुनाई देती थी और तलवारों की झंकार। एक रात जब चांदनी पूरी तरह फैली हुई थी, फकीर बहादुर ने तमाम नौजवानों को जमा किया। यासिर खान, बाबर, नावेद, अहमद और 40 दूसरे नौजवान सफ बांध कर खड़े थे। फकीर ने कहा, वक्त आ गया है। कल फज्र के बाद हम पहला हमला करेंगे। अंग्रेज की चौकी जो हमारे ही नवाब के महल में बनी है, वहां हम कुरान का परचम लहराएंगे और जो शहीद होगा वो जिंदा होगा। यासिर खान की आंखों में आग भड़क उठी। उसने अपनी तलवार चूम कर कहा, या अल्लाह, मेरे बाजू को ताकत दे और मेरे दिल को खौफ से पाक रख। सुबह हुई तो आसमान पर एक अजब मंजर था। परिंदे चहक रहे थे, मगर जमीन पर गूंजने वाली आहट कुछ और बता रही थी। फकीर बहादुर अपने साथियों के साथ खामोशी से पहाड़ों की जानिब बढ़ा, जहां से वो महल पर हमला करना चाहते थे। पहाड़ों में एक खुफिया रास्ता था जिसका इल्म सिर्फ फकीर को था। जब अंग्रेज चौकी पर सुबह के वक्त चाय के बर्तन रखवा रहे थे, अचानक आसमान गरजा और एक धमाके के साथ धौलगढ़ की पहाड़ियों से 50 के करीब मुसलमान नौजवान अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए नीचे उतरे। यासिर खान सबसे आगे था, तलवार हाथ में, और उसके पीछे फकीर बहादुर। अंग्रेज फौजी चौंक गए।
कैप्टन एडवर्ड ने फौरन बंदूकें संभालने का हुक्म दिया, मगर तब तक 5 गोरे जमीन पर गिर चुके थे। जंग शुरू हो चुकी थी। गोलियां, तलवारें, नेज़े और नारे। वो जमीन मैदाने करबला बन चुकी थी। यासिर खान दुश्मन के मरकज में घुस गया। उसने 3 फौजियों को पेदर पे काटा और कैप्टन एडवर्ड के खेमे तक पहुंच गया। दोनों के दरमियान खौफनाक जंग हुई। एडवर्ड के पास तेज रिवाल्वर था, मगर यासिर की तलवार जज्बे से लबरेज थी। एक वार, दूसरा वार और तीसरा वार, एडवर्ड का बाजू कट गया। वो गिरा तो यासिर ने उसे कहा, ये तुम्हारे जुल्म का अंजाम है। हम गुलामी नहीं कबूल करेंगे। मगर पीछे से एक गोली चली जो यासिर के कंधे पर लगी। वो जख्मी हो गया, मगर लड़ता रहा। फकीर बहादुर ने अपने हाथ से एडवर्ड की गर्दन पर वार किया और पूरा कैंप मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ये धौलगढ़ की पहली जीत थी। मगर अंग्रेज खामोश न बैठे। दिल्ली से पूरी पलटन भेजी गई। तोपें, बंदूकें, हजारों सिपाही। अंग्रेजों ने शहर का मुहासिरा कर लिया। फकीर बहादुर ने कहा, हम शहीद हो जाएंगे मगर सर नहीं झुकाएंगे। और फिर दूसरी बड़ी जंग हुई। वो जंग जो कई दिनों तक जारी रही। शहर के दर ओ दीवार लरस गए। औरतों ने अपने बच्चों को कुरान सुनाते हुए शहादत की दुआएं दी। नौजवानों ने अपने हाथों से कफन पहने। तोपों के धमाके, घोड़ों की हिनहिनाहट, खून और आग के दरमियान धौलगढ़ जिंदा था। यासिर खान ने अपनी जख्मी हालत में भी लड़ाई जारी रखी। उसने एक अंग्रेज तोपखाने पर कब्जा किया और वही तोप दुश्मन पर चला दी। फकीर बहादुर ने शहर की मस्जिद से अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया और पूरी बस्ती ईमान की आग से लपट गई। आखिरकार अंग्रेजों ने पीछे हटना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि ये बस्ती आसानी से नहीं झुकेगी। उन्होंने धौलगढ़ को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते बहुत कुछ जला गए। मगर धौलगढ़ बच गया। यासिर खान का जख्म बिगड़ चुका था। वो मस्जिद के सहन में लेटा था, जहां फकीर बहादुर उसके सरहाने बैठा था। यासिर ने धीरे से आंखें खोली और कहा, क्या हम जीत गए? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हम जीत गए। लेकिन असल जीत तो उस वक्त होगी जब हर बस्ती, हर दिल, हर नौजवान तुम्हारे जज्बे से भर जाएगा। यासिर की आंखें बंद हो गईं। वो हमेशा के लिए सो गया। मगर उसका खून धरती पर लिखी हुई वो तहरीर बन गया जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। यासिर खान की शहादत को कई महीने गुजर चुके थे, मगर धौलगढ़ में आज भी उसका तज़किरा वैसा ही ताज़ा था जैसे अभी कल की बात हो। उसके मजार पर रोजाना नौजवान आते, दुआएं मांगते और तलवार की कसम खाते कि जब तक अंग्रेज का वजूद इस जमीन पर बाकी है, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। फकीर बहादुर ने अब शहर से बाहर निकलकर बड़ी तहरीक की बुनियाद रख दी। उसने कासिद भेजे, पैगामरसा रवाना किए और हर उस मकाम पर राबिता किया जहां लोग अंग्रेजों के जुल्म से तंग आ चुके थे। दिल्ली में मौलाना फिरोजुद्दीन, लखनऊ में नवाब अहमद अली, कानपुर में मुजाहिद नसीरुद्दीन और झांसी में बहादुर औरतें भी इस पैगाम का हिस्सा बनने लगीं। एक रात जब फकीर बहादुर अपने साथियों के साथ पहाड़ों में छुपा हुआ था, एक सवार आया। सवार ने कहा, दिल्ली में एक बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है। अंग्रेजों ने जामा मस्जिद और अर्दगिर्द के इलाकों को मुसम्मार करने का हुक्म दिया है। वहां के उल्मा को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फकीर बहादुर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तो अब दिल्ली हमारा अगला मैदान है। दिल्ली की जानिब रवानी की तैयारी शुरू हुई। 50 घोड़े, 100 नौजवान, कुछ औरतें जो मरहम पट्टी करती थीं और चंद बुजुर्ग जो दुआओं में रातें गुजारते थे। काफिला अंधेरे में चला और जब दिल्ली के करीबी जंगल में पहुंचा तो खबर आई कि अंग्रेजों ने पुराने किले के अंदर मुसलमानों के लिए अलग कैद खाने बना रखे हैं, जहां हर रोज बेगुनाहों को तशद्दुद से मारा जा रहा है। दिल्ली में दाखिल होना आसान न था। हर गली पर अंग्रेज की फौज, हर छत पर सिपाही। लेकिन फकीर बहादुर के साथ ईमान का लश्कर था।
उन्होंने रात के वक्त पुराने लाल किले के नीचे एक पुरानी सुरंग से दाखिल होने का मंसूबा बनाया। यही सुरंग कभी मुगल शहजादे इस्तेमाल किया करते थे, अब उसे अल्लाह के मुजाहिदीन ने अपना रास्ता बना लिया। रात के वक्त सुरंग खोदी गई और नौजवान मस्जिद के सहन से निकलकर किले के अंदर घुस गए। अंग्रेज अफसरों को इस हमले की तवक्को न थी। तलवारें, नारे, आंसू और बारूद की बू। दिल्ली के दिल में एक बार फिर गैरत की चिंगारी भड़क उठी थी। जामा मस्जिद के मिंबर से एक नौजवान आलिम मौलाना अब्दुल करीम ने अजान दी और अजान के अल्फाज दुश्मन के सीनों पर बिजली बनकर गिरे। फकीर बहादुर ने ऐलान किया, आज दिल्ली की सरजमीन को पाक करेंगे, या शहादत मिलेगी या फतह। वो जंग जो दिल्ली की गलियों में लड़ी गई, उसने पुराने वक्तों की याद ताजा कर दी। औरतें छतों से उबलता पानी फेंक रही थीं, बच्चे नारे लगा रहे थे और बुजुर्ग दरूद शरीफ पढ़ते हुए नौजवानों को दुआएं दे रहे थे। एक अंग्रेज अफसर कर्नल हैरिसन ने अपने अफसरों से कहा, ये लोग पागल हो चुके हैं। इनके पास न तोप है न बारूद, मगर ये ऐसे लड़ते हैं जैसे इनके पीछे कोई जन्नत है। और वाकई इनके पीछे जन्नत थी, या कम अज कम जन्नत की उम्मीद। दिल्ली का पुराना किला मुसलमानों के हाथ आ गया, मगर अंग्रेजों ने पूरे शहर को बंद कर दिया। न खाने को कुछ, न पीने को। मुहासिरा 3 हफ्ते जारी रहा। कई जवान शहीद हो गए, कई जख्मी। एक रात फकीर बहादुर की दाहिनी पसली में गोली लगी, मगर उसने किसी को न बताया। वो सिर्फ कुरान सुनाता रहा और अपने जख्मी नौजवानों को तसल्ली देता रहा। इसी दौरान लखनऊ से नवाब अहमद अली ने पैगाम भेजा, फकीर बहादुर आप दिल्ली संभालें, हम लखनऊ में महाज खोलते हैं, अंग्रेजों को दोनों तरफ से दबाएंगे। ये सुनते ही फकीर बहादुर की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने कहा, जब हक की पुकार एक से ज्यादा जगह से बुलंद हो तो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। लखनऊ में एक और महाज खुला। वहां की औरतें हाथों में लाठियां, मर्द तलवारें और बच्चे कंकर लिए मैदान में निकले। नवाब अहमद अली ने अंग्रेज हाकिम लॉर्ड राइट को ललकारा, हमारे ईमान को चैलेंज न करो, हम वो कौम हैं जो करबला से सबक लेती है। फिर वो मुरक्का शुरू हुआ जो लखनऊ की गली गली में गूंजता रहा। अंग्रेज तोपे ले आए, मगर मुसलमानों ने खंदकें खोदी, मीनारों पर चढ़कर जंग लड़ी और मस्जिदों के मीनारों से नाराए तकबीर बुलंद होता रहा। एक दिन फकीर बहादुर जख्मी हालत में दिल्ली से निकला और लखनऊ की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ कुछ कासिद, कुछ शहजादे, कुछ मदरसे के तालिब-ए-इल्म थे। रास्ते में उसने झांसी के करीब क़याम किया, जहां एक बहादुर खातून रकिया बेगम ने उन्हें पनाह दी। यही रकिया बेगम बाद में एक पूरे काफिले की लीडर बनी, जिन्होंने अंग्रेजों के बारूद खाने पर हमला किया और आधा किला तबाह कर दिया। फकीर बहादुर जब लखनऊ पहुंचा तो शहर खून में नहाया हुआ था, लेकिन लोगों के चेहरों पर नूर था। वहां उसने आखिरी बड़ी जंग की तैयारी की। उसने तमाम छोटे लश्करों को यकजा किया। दिल्ली, धौलगढ़, झांसी और कानपुर के नौजवान एक ही परचम तले जमा हुए। इस जंग को लोग बाद में फतह-ए-ईमान के नाम से जानने लगे। लश्कर की तादाद 5000 थी, मगर अंग्रेजों के पास तोपें, बंदूकें और फौजी ट्रेनिंग थी। मगर मुसलमानों के पास था ईमान, कुरान और कुर्बानी का जज्बा। ये जंग 6 दिन और 6 रातें जारी रही। बारिश, आग, खून, धुआं और अल्लाहू अकबर की गूंज। हजारों शहीद हुए, कई इलाके तबाह, मगर आखिरकार अंग्रेजों ने हथियार डाल दिए। लॉर्ड राइट ने फकीर बहादुर के सामने आकर कहा, तुमने हमें शिकस्त दी, मगर कैसे? फकीर बहादुर ने कुरान उठाकर कहा, हमने इस किताब से सबक लिया और तुमने हमें सिर्फ बंदूकों से समझा। वो वक्त तारीख में लिखा गया। कुछ दिन बाद अंग्रेजों ने सियासी चालाकी से दोबारा कंट्रोल हासिल किया, मगर मुसलमानों के दिल में वो जज्बा फिर कभी सर्द न हुआ। फकीर बहादुर को लखनऊ की जामा मस्जिद के साए तले दफन किया गया। उसके मजार पर आज भी लिखा है, जिन्होंने जीना सीखा वो मर कर भी जीते हैं।